प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं वंदना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपम मिश्र द्वारा लिखा हुआ बहुत ही चर्चित पर्यावरण से संबंधित पाठ है आज भी खरे हैं तालाब, जिसमें उन्होंने पानी की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुपम मिश्र का साहित्यिक परिचय, इसके बाद में हम पाठ का विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुपम मिश्र का साहित्यिक परिचय। अनुपम मिश्र का जन्म महाराष्ट्र में वर्धा में श्रीमती सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ सन 1948 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम बात करें तो उनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से 1968 में संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि उन्होंने प्राप्त की। अनुपम मिश्र जाने माने लेखक हैं, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना जगाने और सरकारों का ध्यानाकर्षित करने की दिशा में वह तब से काम कर रहे थे जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग भी नहीं खुला था। आरंभ में बिना सरकारी मदद के अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस तल्लीनता और बारीकी से खोज कपेर ली है, वह कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए भी संभवतः संभव नहीं हो पाया है। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा भी। सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में उनकी कोशिश काबिले तारीफ रही है। इसी तरह उत्तराखंड और राजस्थान के लापोड़िया में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। इन्हें क्या क्या सम्मान मिले हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में उन्होंने पर्यावरण कक्ष की स्थापना की। वह इस प्रतिष्ठान की पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। उन्होंने बाढ़ के पानी के प्रबंधन और तालाबों द्वारा उनके संरक्षण की युक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काम किया था। वे 2001 से दिल्ली में स्थापित सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड फूड सिक्योरिटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चंडी प्रसाद भट्ट के साथ काम करते हुए उन्होंने उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में जंगलों को बचाने के लिए भी सहयोग किया था। वह जल संरक्षण राजेंद्र प्रसाद सिंह की संस्था तरुण भारत संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे थे। सन 2009 में उन्होंने टेड टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित भी किया था। उनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो उसमें जिससे मुख्य रूप से उभर कर आती हैं उनमें से हैं राजस्थान की रजत बूंदें, आज भी खरे हैं तालाब, साफ माथे का समाज। अंग्रेज़ी अनुवादों में उनकी रचनाओं की बात करें तो है राजस्थान की रजत बूंदी। पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब ब्रेल लिपि सहित 13 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। तो इसी बात से साबित हो जाता है कि उनकी ये पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब कितनी प्रसिद्ध रही है कि यह लगभग 13 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, इसका अनुवाद हो चुका है। सम्मान आज भी खरे हैं तालाब के लिए 2011 में उन्हें देश की प्रतिष्ठित जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज भी खरे हैं तालाब उनकी एक प्रसिद्ध कृति है, जिसके लिए उन्हें 2011 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनुपम मिश्र ने इस किताब को शुरू से ही कॉपीराइट से मुक्त रखा था। 1996 में उन्हें देश के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। सन 2007-2008 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें 1 लाख रुपए के कृष्ण बलदेव वेद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार से उन्हें आज भी खरे हैं तालाब के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया और देश के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
साथ ही उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार से 2007-8 में मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। अब देखते हैं आज भी खरे हैं तालाब का कि मूल बात या मूल संवेदना। पानी भविष्य में एक चुनौती के रूप में सामने आने वाला है। धीरे धीरे जल स्रोतों के सूखते जाने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब पानी की अहमियत तेल जैसी हो जाएगी, यानी पानी की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुपम मिश्र पूरे जीवन पानी के पारंपरिक स्रोतों के संरक्षण पर जोर देते रहे, जिनमें तालाबों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। देश में तालाबों की परंपरा और उनके संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करते हुए वे इस निबंध में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो हम इस पाठ में तालाबों की परंपरा के बारे में और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज भी खरे हैं तालाब निबंध। बुरा समय आ गया था, होपा होते तो ज़रूर बताते कि तालाबों के लिए बुरा समय आ गया था। जो सरस परंपराएं मान्यताएं तालाब बनाती थी वे ही सूखने लगी थी। दूरी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन राज और समाज के बीच में इस शब्द के आने से समाज का कष्ट कितना बढ़ जाता है इसका कोई हिसाब नहीं। फिर जब यह दूरी एक तालाब की नहीं 7 समुद्र को हो जाए, यानी 7 समुद्र की ये दूरी हो जाए, तो बखान के लिए रह ही क्या जाता है। अंग्रेज 7 समुद्र पार से आए थे और अपने समाज के अनुभव लेकर आए थे। वहाँ वर्गों पर टिका समाज था, जिसमें स्वामी और दास के संबंध थे। वहाँ राज्य ही फैसला करता था कि समाज का हित किस में है। यहाँ जाति का समाज था और राजा जरूर थे, पर राजा और प्रजा के संबंध अंग्रेज़ों के अपने अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। यहाँ समाज अपना हित स्वयं तय करता था और उसे अपनी शक्ति से, अपने संयोजन से पूरा करता था। राज उसमें सहायक होता था। पानी का प्रबंध, उसकी चिंता हमारे समाज के कर्तव्य बोध के विशाल सागर की एक बूंद थी। सागर और बूंद एक दूसरे से जुड़े थे। बूंदें अलग हो जाएं तो न सागर रहे और न ही बूंद बची। 7 समुद्र पार से आए अंग्रेज़ों को समाज के कर्तव्य बोध का न तो विशाल सागर दिख पाया और न ही उसकी बूंदें दिख पाई। उन्होंने अपने यहाँ के अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर यहाँ के राज में दस्तावेज जरूर दिखाने की या खोजने की कोशिश की, लेकिन वैसे रिकॉर्ड राज में रखे नहीं जाते थे। इसलिए उन्होंने मान लिया कि यहाँ सारी व्यवस्था उन्हीं को करनी है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देश के अनेक भागों में घूम फिर कर अंग्रेज़ों ने कुछ या काफ़ी जानकारियाँ जरूर एकत्र की, लेकिन यह सारा अभ्यास कुतूहल से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उसमें कर्तव्य के सागर और उसके बूंदों को समझाने की दृष्टि नहीं थी। इसलिए विपुल मात्रा में जानकारियाँ एकत्र करने के बाद भी जो नीतियाँ बनी, उन्होंने तो इस सागर और बूंद को अलग अलग ही कर दिया। उत्कर्ष का दौर भले ही बीत गया था, पर अंग्रेज़ों के बाद भी पतन का दौर प्रारंभ नहीं हुआ था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंग्रेज़ यहाँ घूमते फिरते जो कुछ देख रहे थे, लिख रहे थे, जो गजेटियर बना रहे थे, उसमें कई जगहों पर छोटे ही नहीं बड़े बड़े तालाबों पर चल रहे काम का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के दुर्ग और राजानंद गांव जैसे क्षेत्रों में सन 1907 तक भी बहुत से बड़े तालाब बने रहे थे। उनमें तांदुला नामक तालाब 11 वर्ष तक लगातार चले काम के बाद बनकर बस अभी तैयार ही हुआ था। इससे सिंचाई के लिए निकली नहरी नालियों की लंबाई 513 मील थी। जो नायक समाज को टिकाए रखने के लिए ये सब काम करते थे, उनमें से कुछ के मन में समाज को डिगाने हिलाने वाली नई व्यवस्था भला कैसे समाप्त हो। उनकी तरफ से अंग्रेज़ों को चुनौतियाँ भी मिली। सांसी, भील जैसे स्वाभिमानी जातियों को इसी टकराव के कारण अंग्रेज़ी राज ने ठग और अपराधी तक कहा।
अब जब सब कुछ अंग्रेज़ों को ही करना था तो उनसे पहले के पूरे ढांचे को टूटना ही था। उस ढांचे को दुत्कारना, उसकी उपेक्षा करना कोई बहुत सोचा विचारा गया कुटिल षड्यंत्र नहीं था। वह तो इस नई दृष्टि का सहज परिणाम था और दुर्भाग्य से यह नई दृष्टि हमारे समाज के उन लोगों तक को भी अच्छी लगी या उनको भा गई थी जो पूरे मन से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे और देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे। पिछले दौर के अभ्यस्त हाथ अब अकुशल कारीगरों में बदल दिए गए थे। ऐसे बहुत से लोग जो गुणी जनखाना यानी गुणी माने गए जनों की सूची में थे, वे अब अनपढ़, असभ्य और अप्रशिक्षित माने जाने लगे थे। उस नए राज और उनके प्रकाश के कारण चमकी हुई सामाजिक संस्थाएं, नए आंदोलन भी अपने ही नायकों के शिक्षक प्रशिक्षण में अंग्रेज़ों से भी आगे बढ़ गए थे। आज़ादी के बाद की सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और ज़्यादातर आंदोलनों में भी यही लज्जाजनक प्रवृत्ति जारी रही है। उस गुणी समाज के हाथ से पानी का प्रबंध किस तरह छीना गया, इसकी एक झलक तब के मैसूर राज में देखने को मिलती है। सन 1800 में मैसूर राज दीवान पूर्णिया देखते थे। जब राज्य भर में 39,000 तालाब थे, कहा जाता था कि वहाँ किसी पहाड़ी की चोटी पर एक बूंद गिरे, आधी इस तरफ से और आधी उस तरफ बहे तो दोनों तरफ इसे सहेज कर रखने वाले तालाब वहाँ मौजूद थे। समाज के अलावा राज भी इन उम्दा तालाबों की देखरेख के लिए हर साल कुछ लाख रुपए लगाता था। राज बदला, अंग्रेज आए, सबसे पहले उन्होंने इस फिजूल खर्ची को रोका और सन 1831 में राज की ओर से तालाबों के लिए दी जाने वाली राशि को काट कर एकदम आधा कर दिया गया। अगले 32 बरस तक नए राज की कंजूसी को समाज अपनी उदारता से ढक कर रखे रहा। तालाब लोगों के थे, सो राज से मिलने वाली मदद के कम हो जाने, कहीं कहीं बंद हो जाने के बाद भी समाज तालाबों को संभाले रहा। बरसों पुरानी स्मृति ऐसे ही नहीं मिट जाती, लेकिन फिर 32 बरस बाद यानी सन 1863 में वहाँ पहली बार PWD बना और सारे तालाब लोगों से छीनकर उसे सौंप दिए गए। प्रतिष्ठा पहले ही हर ली थी, फिर धन साधन छीने, अब स्वामित्व भी ले लिया गया था। सम्मान, सुविधा और अधिकारों के बिना समाज लाचार होने लगा। ऐसे में सिर्फ अपने कर्तव्य निभाने की उम्मीद कैसे की जाती? तो इस प्रकार से इस पाठ में पानी की से संबंधित जो पुरानी परंपरा है उसका वर्णन विस्तार से किया गया है। मैसूर के 39,000 तालाबों की दुर्दशा का किस्सा बहुत लंबा है। PWD से काम नहीं चला तो फिर पहली बार सिंचाई विभाग बना, उसे तालाब सौंपे गए, वह भी कुछ नहीं कर पाया तो वापस PWD को अंग्रेज विभागों की अदला बदली के बीच तालाबों से मिलने वाला राजस्व बढ़ाते गए और रख रखाव की राशि छांटते काटते गए। अंग्रेज इस काम के लिए चंदा तक मांगने लगे, जो फिर जबरन वसूली तक भी चला गया था। तो विद्यार्थियों, आज भी खड़े हैं तालाब में। हमने तालाबों की जो पुरानी परंपरा है उसको हमने देखा। अब आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। बाकी का जो शेष भाग है पाठ का वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।